नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट पेपर 2019 मुख्य परीक्षा का, जो हमारा पेपर 3 है जीएस का। उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में कुछ गणित के क्वेश्चन भी हैं। इन सबको मिलाकर ही एक प्रश्न पत्र तैयार है और जो प्रश्न पत्र हुआ है उसमें हम किस प्रकार से अच्छे आंसर लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम कंटेंट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो 3 नंबर का हो, चाहे प्रश्न 6 नंबर का हो, चाहे प्रश्न 15 नंबर का हो, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रश्न को लिखने के कई तरीके होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके को अपना रहा है तो हम भी उसी तरीके को अपनाएं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका प्रश्न आपका जो आंसर है यह बहुत ही सहज होना चाहिए। जितना परीक्षक पूछता है आपको उसके बारे में उतना बताना है, बस आपका कंटेंट जो है वह सही होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि जो हम आंसर लिखते हैं उस आंसर में हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, यह प्रश्न पर डिपेंड करता है कि परीक्षक हमसे क्या पूछ रहा है, एक सामान्य विद्यार्थी से वह क्या उम्मीद करता है। तो ध्यान रखें, जितना प्रश्न में पूछा जाए लगभग उस कंटेंट को तो आपको व्यवस्थित रूप से लिखना है। साथ ही साथ आपकी हैंड राइटिंग जो है यह पठनीय होना चाहिए। ऐसा भी न लिखें कि अच्छा सजाने के चक्कर में टाइम ही क्या हो जाए, कम पड़ जाए, या फिर ऐसा भी न लिखें कि आप लिखो और स्वयं आप ही पढ़ पाओ, उसको परीक्षक पढ़ ही ना पाए। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपकी जो राइटिंग है वह बिल्कुल पठनीय होना चाहिए कि हम उसको कम समय में लिख तो सकते हैं आंसर को, और साथ साथ जो परीक्षक हैं उसको भी पढ़ने में वो आए। क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंस का पेपर। देखें, बात करते हैं साइंस पेपर की। तो जैसा कि हम जानते हैं पुराने सिलेबस में जो प्रश्न की हम बात करते हैं तो कुछ प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, कुछ प्रश्न 6-6 नंबर के हैं और कुछ प्रश्न जो हैं यह 15-15 नंबर के हैं। तो पहले हम देखते हैं 3-3 नंबर के प्रश्नों को। इन 3-3 नंबर के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देख रहे हैं जिसका नाम है वर्णांधता, या लिखा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम 3 लाइन में तो क्या, कम से कम हम इसे 3000 शब्दों में लिख सकते हैं। आपको बताया भी है क्लास में कि यह किस प्रकार का रोग होता है, कैसे फैलता है, कौन ग्रसित होता है, कौन वाहक होता है, वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला से हो जाए, सामान्य पुरुष से हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह जो रोग है इसके बारे में हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर वर्णांधता को हमने अच्छे कंटेंट से 3 नंबरों में समझाना है। तो लगभग कोई भी 3 फैक्ट जो आपको अच्छे से याद हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आपको फैक्ट नहीं याद है तो फैक्ट के रूप में न लिखते हुए उसको सीधा सिंपल 3-3.5 लाइन में अपना आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, वर्णांधता की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं वर्णांधता जो है यह एक आनुवंशिकी विकार होता है। आनुवंशिकी विकार का अर्थ यहाँ पर यह है कि यह रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता रहता है। तो पहला तो इसका यही पॉइंट बनेगा कि जब वर्णांधता को हम बता रहे हैं और जब हम ये जानते हैं कि यह एक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमें यह बताना है उसमें कि यह एक आनुवंशिकी विकार होता है। आनुवंशिकी विकार होने के साथ साथ इसकी दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि यह जो रोग है, इस रोग की जो वाहक है वह कौन होती है? महिलाएं वाहक होती हैं। ध्यान रखना है, इस रोग की जो वाहक हैं वह महिलाएं होती हैं, और इस रोग से ग्रसित जो होते हैं वो अधिकांशतः पुरुष ग्रसित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाएं इस रोग की वाहक हैं, साथ ही साथ इस रोग से अधिकांशतः कौन ग्रसित होते हैं? पुरुष ग्रसित होते हैं। इतना लगभग आपको बताना है। और भी हम इसके बारे में बता सकते हैं कि यह किससे संबंधित रोग होता है? आंखों से संबंधित रोग होता है, जिसमें व्यक्ति मुख्यतः लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से यह आपका एक 3 नंबर का सरल आंसर बनता है। क्या क्या बताना है? सीधा सिंपल बताइए, यह एक आनुवंशिकी विकार है, महिलाएं वाहक होती हैं, अधिकांशतः
पुरुष ग्रसित होते हैं और इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कंटेंट आपको याद आए। क्लास में हमने पढ़ा है यह एक्स लिंकेज रोग होता है जो कि एक्स गुणसूत्र पर अधिक प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी खास खास होती है उसके बारे में बताना है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न जिसे कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं बच्चों, तो हमने पढ़ी थी कोशिका, और कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करते हैं, इसको सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वह था कोलिकर। लेकिन बच्चों इसके वास्तविक श्रेय जो जाता है इसकी खोज का, वो जाता है ऑल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को। और साथ ही साथ हम माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करते हैं तो इसका नामकरण जो है यह बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अब देखो यहां पर जो तीन वैज्ञानिक हैं, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी तीन लाइनें का जो आंसर हो उसमें सिर्फ आप वैज्ञानिक वैज्ञानिक का ही नाम लिख दो कि खोज इसने की थी, नामकरण इसने किया था, कि वास्तविक नाम इसने दिया था। ऐसा नहीं बताना है। यदि आपको खोज पता हो तो सरल अर्थों में सिर्फ आप दो शब्दों में बताइए कि खोज ओल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह दोहरी झिल्ली से गिरा हुआ एक ऑर्गन्स होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बहुत ऊर्जा बनती है, इसलिए हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। साथ ही साथ कंटेंट याद नहीं आए तो हम ये भी बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, 17S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्वयं का डीएनए उपस्थित होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और अर्ध स्वायत्त अंग भी इसे ही कहा जाता है। इस प्रकार से यानी कि उस कंटेंट के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसमें एक सामान्य खोज के बारे में बताना है, उसके बाद हमें बताना है महत्वपूर्ण कोशिकांग है क्योंकि इसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है इस कारण से इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होने के कारण ही इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह तो आपको बताना ही बताना है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का यह एक विशेष फैक्ट है कि इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहें तो इसमें स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है, साथ साथ 17S राइबोसोम भी होते हैं। तो स्वयं का डीएनए और 17S राइबोसोम के कारण इसे कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार से आपको यह कंटेंट बताना है। क्लियर है दोस्तों? अगला 3 नंबर का जो प्रश्न है इसका नाम है समुद्री घोड़ा। आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न को प्रीलिम्स और मेंस में भी कई विद्यार्थी गलत कर देते हैं। समुद्री घोड़े को देखकर विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई न कोई समुद्र के ऊपर तैरने वाला घोड़ा होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों जो समुद्री घोड़ा होता है यह मत्स्य वर्ग का एक जलीय जंतु है। हमने पढ़ा था आधुनिक जगत का प्रचलित वर्गीकरण। आधुनिक जगत के प्रचलित वर्गीकरण में हम देखते हैं कि दुनिया के सभी जंतुओं को सबसे पहले दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम कहते हैं कोर्डेटा, एक को हम कहते हैं नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा में भी फिर हमने पढ़ा था एक स्पेशल वर्ग जिसे हम मत्स्य या फिशेस कहते हैं और मत्स्य वर्ग के अंदर मछलियों को रखा जाता है, परंतु उनके भी अपने कुछ खास खास गुण होते हैं। जैसे मत्स्य वर्ग की बात करते हैं तो यह जली जंतुओं का वर्ग है, पर जली में तो भी बहुत सारे जली जंतु हैं। जल में तो मगरमच्छ भी रहता है, जल में तो घड़ियाल भी रहता है, जल में तो कछुआ भी रहता है। तो क्या सभी को हम मत्स्य वर्ग में रखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी फिर अपनी अलग रिक्वायरमेंट है कि जल में तैरने हैं तो इनके पास पंख उपस्थित होते हैं, श्वसन क्रिया के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की उसकी रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट में ही
उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं कि उनमें कुछ जंतु, जैसे हम समुद्री घोड़े की हम बात करते हैं, हम तारपीडो मछली की हम बात करते हैं, हम डॉग फिश की हम बात करते हैं, गेम्बुशिया फिश की हम बात करते हैं, जो वास्तविक मछलियां होती हैं उनको इस वर्ग में रखा जाता है। तो बच्चों, यहां पर जो समुद्री घोड़ा पूछा गया है, वास्तव में यह समुद्री घोड़ा कोई घोड़ा नहीं है, यह जो है एक मत्स्य वर्ग का जलीय जंतु होता है। आपको ये लाइन बताना है कि यह मत्स्य वर्ग का एक जलीय जंतु है, जिसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहां पर यह बताना बहुत आवश्यक है, इसकी आकृति घोड़े के समान है, इसलिए इस मछली को समुद्री घोड़ा कहा जाता है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री घोड़ा इसको बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इस मछली की जो आकृति है वह किसके समान है, घोड़े के समान है। घोड़े के समान है, परंतु यह घोड़ा नहीं है, यह जलीय जंतु जो कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, यह एक मछली है घोड़े के आकार की, घोड़े की आकृति की, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो इतना कंटेंट आपको इस समुद्री घोड़े में बताना है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसका नाम है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की हम बात करते हैं, प्रजनन की हम बात करते हैं, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी सजीव होते हैं, हर सजीवों का एक प्रमुख गुण होता है, या सजीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया होती है, जिसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन वह क्रिया है जिसमें कोई भी जनक जो है वह अपने ही जैसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, अपनी ही जाति के नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस क्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है, प्रजनन, या इसे हम जनन के नाम से जानते हैं। जनन या प्रजनन की हम बात करते हैं तो यह दो प्रकार का होता है। इन दो प्रकारों में से एक को कहा जाता है लैंगिक जनन और एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन। तो यहां पर आपका जो प्रश्न है यह है लैंगिक जनन है। बच्चों, लैंगिक जनन की यदि हम बात करते हैं तो जनन की वह प्रक्रिया या ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत प्रभेद युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। सरल अर्थों में यह कहें कि दो विपरीत लिंगीय जंतुओं के द्वारा क्रिया करके नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं मानव की, तो बच्चों हम मानव की यदि हम बात करते हैं तो मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। ऐसे मानव जो स्पर्म कोशिका का निर्माण करते हैं उन्हें हम मेल कहते हैं। ऐसे मानव जो ओवम कोशिका का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। निषेचन के दौरान जब स्पर्म कोशिका ओवम कोशिका से मिलती है तब जाकर ही एक नए जीव का निर्माण होता है। तो आप देखें, स्पर्म और ओवम कोशिकाएं दोनों विपरीत प्रभेद युग्मक होते हैं, और जब यह दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तब जाकर ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, मानवों में कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया। हम पादपों की भी यदि बात करते हैं तो पादपों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पादप भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं, उनमें कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं, और कुछ पुष्प जो हैं वह द्विलिंगी होते हैं। क्योंकि महत्व जो मुख्य परिपक्व पादप होते हैं, पुष्प उनका प्रमुख जननांग होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो है वह पुष्प ही होता है। अब जो मेल पुष्प हैं उसमें हम देखते हैं परागकण पाए जाते हैं। जो फीमेल पुष्प होता है उसमें ओवम पाए जाते हैं। परागकण और ओवम जो हैं यह परागण की क्रिया के द्वारा आप पास में आते हैं, और परागण की क्रिया के बाद में दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर उस पुष्प में फल का निर्माण होता है। तो यह भी कौन सा जनन हो गया, यह लैंगिक जनन होता है। क्लियर है। अलैंगिक जनन की बच्चों हम बात करते हैं सामान्यतः, तो अलैंगिक जनन में दो विपरीत युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, दो विपरीत लिंगीय प्राणियों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उनके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमीबा की। हम कभी भी नहीं सुनते हैं कि एक जंतु अमीबी भी है, कि अमीबा और अमीबी मिलेगी तब जाकर अमीबा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंतु एक कोश की एक ही है अमीबा,
उसी अमीबा में विखंडन होता है। एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं? 2, उन 2 से फिर 4, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो अमीबा अपने ही जैसे जीव अमीबा की उत्पत्ति कर रहा है, परंतु यहाँ पर युग्मक नहीं मिले हैं, तो वह जनन कौन सा हो गया है? अलैंगिक जनन हो जाता है। हम गन्ने की बात करते हैं, यदि बच्चों हमने नया गन्ना लगाना है तो वहां पर परागण की क्रिया नहीं होती है। हम गन्ने के ही किसी तने वाले भाग को यदि काट लेते हैं, उसे जमीन में अधिरोपित कर देते हैं, कुछ भाग उसका हवा में रहता है, कुछ भाग जमीन में रहता है, तो जमीन वाले भाग से जड़ों का विकास होता है, गन्ने का वह भाग जो हवा में रहता है उससे तने का विकास होता है, और इस प्रकार से एक गन्ना तैयार हो जाता है। तो यह भी जनन की कौन सी विधि होती है? अलैंगिक जनन की विधि होती है, या यह अलैंगिक जनन होता है। तो आपसे पूछा गया जो प्रश्न है वह जनन में भी कौन सा जनन है? लैंगिक जनन, जिसमें सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो विपरीत युग्मकों के मिलने से, दो विपरीत युग्मक जब मिलते हैं उनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का अर्थ यहां पर हो गया है जाइगोट का निर्माण, और जो युग्मक होते हैं उन्हें हम गेमिट कहते हैं। तो गेमिट और गेमिट जब मिलते हैं तब जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूण, और भ्रूण का ही जब भ्रूणी विकास होता है गर्भाशय में होता है, और साथ साथ इसको न्यूट्रिशन भी मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, तो वही एक परिपक्व शिशु के रूप में गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही कह रहे हैं कि प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो विपरीत युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है एवं नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे ही हम किस जनन के नाम से जानते हैं? लैंगिक जनन के नाम से हम जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखें, अगला जो हमारा प्रश्न है 3 नंबर का, इसका नाम है डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो कोशिकाओं में हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन को जब हम पढ़ते हैं तो पूरी कोशिका का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, उस कोशिका का विभाजन समझने के लिए हमें कोशिका चक्र को समझना बहुत आवश्यक होता है। और कोशिका चक्र हमें यही बताता है कि किस प्रकार से एक कोशिका उस चक्र का पालन करते हुए 2 कोशिकाएं या 4 कोशिकाएं बनाती हैं, इसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार से हम डीएनए डुप्लीकेशन की हम बात करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा हम देखें, हमने मुख्य परीक्षा में पढ़ा था कि एक चक्र है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। इस कोशिका चक्र में कई अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से इसे मोटे तौर पर 2 अवस्थाओं में हम बांटते हैं, एक को हम इंटरफेस कहते हैं और एक को हम एम फेस के नाम से जानते हैं। इंटरफेस में भी हमने पढ़ा था, इंटरफेस जो है यह 3 प्रावस्थाओं में बटा होता है, एक को हम जीवन फेस कहते हैं, एक को हम एस फेस कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? जी2 फेस कहते हैं। और इस जीवन एस और जी2 फेस को तीनों को मिला दे तो इसे हम इंटरफेस कहते हैं। और इंटरफेस में हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन करने के लिए निर्णय ले रही है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, वो अभी विश्राम अवस्था में है। उस कोशिका के अंदर कई प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती हैं। क्योंकि एक कोशिका की हम बात करते हैं, वो कोशिका जो है इस चक्र का पालन करते हुए आगे जाकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं, या अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो 4 नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो इन कोशिकाओं को बनाने के लिए ही उनमें जैविक क्रियाओं का होना बहुत आवश्यक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रतिलिपि बनना आवश्यक होती है, साथ साथ नए कोशिकांग बनना आवश्यक होते हैं, कोशिका में प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, नई कोशिका में डीएनए की भी आवश्यकता होती है। तो इस जैविक क्रिया के दौरान ही क्या होता है कि जो हम इंटरफेस देख रहे हैं, उस इंटरफेस के हम एस अवस्था देख रहे हैं, इस एस अवस्था के अंदर क्या होता है कि किसी कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर विशेषकर जो डीएनए होता है, यह डीएनए अपनी प्रतिलिपि तैयार करता है, यानी कि जितना डीएनए है उतनी ही मात्रा में डीएनए स्वयं नए डीएनए का निर्माण करता है। इस क्रिया को सामान्यतः हम डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति के नाम से हम जानते हैं। तो देखें, डीएनए डुप्लीकेशन का अर्थ यही हो गया कि वह जैविक क्रिया जिसमें कोशिका के अंदर डीएनए से डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना ही वास्तव में क्या कहलाता है? डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। यह क्रिया कोशिका चक्र के
इंटरफेज की एस अवस्था में होती है। ये लाइन बताना भी बहुत आवश्यक है। ये क्रिया कहां पर होती है? तो डीएनए डुप्लीकेशन की जो क्रिया है ये कोशिका चक्र का एक पहला फेज जिसका नाम है इंटरफेज। इंटरफेज भी हमने पढ़ा है 3 अलग अलग भागों में है, G1, S और G2। G1 को हम क्रमशः गेप 1 कहते हैं, S को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं और G2 को हम गेप 2 कहते हैं। तो इस S का अर्थ सिंथेसिस या संश्लेषित अवस्था होती है। तो इस संश्लेषित अवस्था में ही हम देखते हैं कि डीएनए का संश्लेषण हो रहा है। और डीएनए का संश्लेषण कैसे हो रहा है? डीएनए से ही डीएनए का निर्माण हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। ये आपको बताना था। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, अगला सामान्य प्रश्न है, इसका नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और छोटी क्लासों से ही हम इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन के द्वारा ही वर्ण विक्षेपण की खोज की गई थी। वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो सरल सी बात यदि हम करते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजरने पर हम देखते हैं कि वह जो प्रकाश है वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे सामान्यतः हम स्पेक्ट्रम बैंड के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर उसका 7 रंगों में दिखाई देना या प्रकाश के 7 रंग हमें दिखाई देना ही, यह जो घटना है इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखें, जब सफेद प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पारदर्शी माध्यम में हम क्या लेते हैं? प्रिज्म लेते हैं। तो जब वह प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों के इस बैंड को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं और इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? 7 रंग आप बताना चाहो तो यहां पर बता सकते हो। ये 7 रंग क्रमशः वही जो आपने रटे हुए हैं, बेजानी, हप्पी, नाला है, इस प्रकार से जो भी आपको बताना है अपना आंसर लिखकर, अपना कंटेंट बताकर उस आंसर को कंप्लीट करना है। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जिसका नाम है फ्यूज। फ्यूज की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो सर्किट होता है और घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक संसाधन लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक युक्तियां लगी हुई होती हैं, उनमें निरंतर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। अब जो फ्यूज की हम बात करते हैं तो ये फ्यूज वह युक्ति होती है कि यदि कभी जरूरत से ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाए, तो जरूरत से ज्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में फ्लो होगी तो जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो सभी एकदम से क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी। तो इस ब्लास्टिंग को रोकने के लिए ही हम सर्किट में एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है कि जब परिपथ में बहुत ज्यादा विद्युत धारा आ जाती है तो यह जो फ्यूज है यह खुद ही गलकर समाप्त हो जाता है। और जैसे ही फ्यूज खुद गलकर समाप्त हो जाता है तो यह सर्किट को तोड़ देता है, विद्युत धारा के प्रवाह को तोड़ देता है। इससे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक आइटम है वह ब्लास्ट होने से बच जाते हैं। इस युक्ति को ही हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। तो देखें, फ्यूज होता क्या है? तो वह युक्ति जो विद्युत परिपथ का एक संरक्षात्मक अवयव है, जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और जब परिपथ को ही तोड़ देता है तो विद्युत धारा घर के अंदर अनेक चीजों में प्रवाहित नहीं होगी और इस प्रकार से वह चीजें खराब होने से भी बच जाती हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जिसे कहा जाता है अतिचालकता। अतिचालकता की यदि हम बात करते हैं कि अतिचालकता होता क्या है, तो अतिचालकता किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु का वह गुण होता है कि उसमें किसी एक नियत टेम्परेचर पर किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ का
वह गुण जिसमें एक नियत टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस जो है, उसकी प्रतिरोधकता जो है वह शून्य हो जाती है। रेजिस्टेंस का अर्थ यहाँ पर की है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए हम जानते हैं कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस पदार्थ के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह मॉलिक्यूल्स भी कुछ अपोजिट फोर्स यहां से लगाते हैं। अपोजिट फोर्स लगाने की ये जो घटना होती है इसे ही हम रेजिस्टेंस या इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध हम कहते हैं। तो हम यहाँ पर अतिचालकता के बारे में यह कह रहे हैं कि एक नियत टेम्परेचर, कोई भी कम तापमान की हम बात, किसी भी तापमान की हम बात करते हैं कि वह तापमान जिस पर जो है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध ही शून्य हो जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वह बहुत तेज गति से चलेगी, बहने लगती है। तो इस पदार्थ के इस गुण को ही हम अति चालकता कहते हैं, या यह गुण ही क्या कहलाता है, अति चालकता होता है। जबकि ऐसे पदार्थों को हम अति चालक कहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं चांदी के बारे में कि चांदी जो है यह विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है, या सर्वाधिक सुचालक धातु जो है वो चांदी है। इसका कारण यही है कि चांदी का जो प्रतिरोध है वह शून्य होता है। क्योंकि चांदी के अणु का प्रतिरोध शून्य है, मतलब विद्युत धारा उसमें बहुत फ्लो से बहती है। तो उसी प्रकार से चांदी जो है ये भी क्या होता है, एक अतिचालकता होती है, एक अतिचालक धातु होती है। तो यहां पर हम इस गुण की बात करते हैं कि अतिचालकता होता क्या है। तो देखें बच्चों, ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है और क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसे ये पदार्थ या धातुओं को तो हम अतिचालक कहते हैं, जबकि इनके इस गुण को हम अतिचालकता के नाम से हम जानते हैं। इतना ही कंटेंट आपको 3 नंबर के हिसाब से बताना है। आप बता भी सकते हो यहाँ पर उदाहरण भी यदि लिखना चाहें तो, जैसे चांदी की हम बात करते हैं कि चांदी जो है सर्वाधिक सुचालक धातु होती है, इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर का, जिसका नाम है पराश्रव्य तरंगे। बच्चों, ध्वनि तरंगे की हम बात करते हैं तो ध्वनि तरंगों को सामान्यतः 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। किसी को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, कुछ तरंगे जो हैं यह अश्रव्य तरंगे होती हैं, उस तरंगे जो हैं यह पराश्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य तरंगे नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति वाली उन ध्वनि तरंगों को जिन्हें मनुष्य के कान आसानी से सुन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो जाएगा। जबकि बच्चों हम बात करते हैं अश्रव्य तरंगों की, तो अश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो इन्हें मनुष्य के कान आसानी से सुन नहीं सकता है। पर हाँ, कुछ जंतु हो सकते हैं, कुत्ते की बात करते हैं, बिल्ली की बात करते हैं, ऐसे कुछ जंतु होते हैं जो इतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को भी सुन सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ तरंगे होती हैं जिन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनकी आवृत्ति जब 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की किरणों तरंगों को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। यदि मनुष्य सुन लेगा तो वो बेहरा हो जाएगा, कान के पर्दे जो हैं वह उसके डैमेज हो सकते हैं। तो परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं, उन जंतुओं में मुख्यतः हम चमगादड़ की बात करते हैं। तो जो चमगादड़ है वह 20,000 हर्ट्ज से लेकर 1,00,000 फ्रीक्वेंसी तक की ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को वह सुन सकता है, और सुन ही नहीं सकता, वह निकाल भी सकता है। तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसी तरंगों को हम किस नाम से जानते हैं, पराश्रव्य तरंगों के नाम से हम जानते हैं।
जो कि इनकी आवृत्ति बहुत अधिक है, इसलिए इनका उपयोग जो है दैनिक जीवन में कई जगहों पर किया जाता है। हम देखते हैं कारखानों की चिमनियां साफ करने में, छोटे छोटे कुछ सामान होते हैं उनमें से गंदगी को हटाने में, और भी कई जगहों पर इन तरंगों का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा गया प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की हम बात करते हैं तो ये लाइन बताना बहुत आवश्यक है। वे तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और जिन्हें मानव के कान नहीं सुन सकता है। ये ध्यान रखना है, मानव के कान 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से अधिक भी नहीं सुन सकता है। सुन लेगा तो मानव क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखें, अत्यधिक आवृत्ति होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कारखानों की चिमनियों को साफ करने में, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आइटम हम देखते हैं, घड़ी हो गई, घड़ी हो गई, और भी कोई छोटी छोटी चीजें साफ करने में, उनके कल पुर्जे साफ करने में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे देखें बच्चों, एक विधि जिसका नाम है सोनार विधि। अगला प्रश्न है जिसका नाम है सोनार विधि। इस सोनार विधि को देखकर कई बच्चे जो प्रीलिम्स देते हैं या मेंस देते हैं वो ऐसा बता देते हैं कि सोना बनाने की जो विधि है उसे ही हम क्या कहेंगे, सोनार विधि कहेंगे। इस प्रकार के आंसर भी लिखते हैं, परंतु ये सही आंसर नहीं है। क्लियर? सोनार विधि की हम बात करते हैं तो यह एक मेथड होती है जिसमें उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगों को प्रेषित किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों को प्रेषित किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी तरंगें उस पदार्थ से टकराकर वापस आती हैं, इससे वस्तुओं का पता लगता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, सोनार विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करते हैं समुद्र की। मान लीजिए समुद्र है, इस समुद्र के अंदर कोई चीज डूबी हुई है, ये यहाँ पर कोई चीज डूबी हुई है। यहां से यदि हम बात करते हैं सतह से, समुद्र के ऊपर पानी से हम बात करते हैं, तो जैसे ही हम यहां से ही इन तरंगों को भेजते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगों को हम भेजते हैं, तो इस वस्तु से टकराकर वापस से उसी जगह तक पहुंचती है। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ही ये अंदर गए और टकराकर जब वापस आती है तो यहां हमें पता चल जाता है कि यहां पर कोई ना कोई चीजें डूबी हुई हैं। इसलिए डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में के लिए ही अधिकांशतः जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है सोनार विधि, न कि सोना बनाने की विधि को हम सोनार विधि कहते हैं। क्लियर? देखें, सोनार विधि की यदि हम बात करते हैं तो सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह हम सीधे ही बता सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस विधि द्वारा पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग से पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाया जाता है। पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे, जिन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इनके द्वारा ही वस्तुओं का पता लगाना ही वास्तव में क्या कहलाता है, सोनार विधि कहलाता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पता लगाते हैं। तो यह विधि क्या है, सोनार विधि है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसका नाम है समस्थानिक। समस्थानिक की हम बात करते हैं तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे तत्व जो हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं उनके परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये जो परमाणु क्रमांक होते हैं, पहले इसको समझे। मान लीजिए हम बात करते हैं एक तत्व की जिसका नाम है यूरेनियम। एक यूरेनियम 235 है, दूसरा यूरेनियम क्या है, 238 है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं एक नंबर लिखा है 92, यहाँ पर भी एक नंबर लिखा है 92। एक्चुअल में यह जो आगे लिखे जाने वाला जो नंबर है यही होता है परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ लिखे जाने वाला जो नंबर है यह होता है परमाणु भार। अब देखें, यह जो 92 नंबर लिखा है जिसे हम परमाणु क्रमांक कह रहे हैं, इस परमाणु क्रमांक का अर्थ यह होता है कि किसी भी
पदार्थ के अंदर, जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है उस पदार्थ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और या हम कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, यानी कि परमाणु क्रमांक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को ही हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। यानी कि यूरेनियम के अंदर हम देख रहे हैं प्रोटॉन की संख्या भी 92 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 92, पर परमाणु भार की हम बात करते हैं, इसका परमाणु भार 235 है, इसका परमाणु भार जो है यह 238 है। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं ऐसे तत्वों को ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की डेफिनेशन कई परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत आसान भी हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, आप देखिए परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो भी तत्व होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, पदार्थों के जो रासायनिक गुण होते हैं, वह डिपेंड करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों आप यहां पर देखें कि यहां पर पदार्थ भी यूरेनियम है, यहां पर भी यूरेनियम है। मैंने अभी आपको कहा है कि यह नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 92 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं 92 है, यहां पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92 है। यानी कि दोनों पदार्थों के रासायनिक गुण एक समान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, एक समान है, परंतु इनके भौतिक गुण क्या है, अलग अलग हैं। परमाणु भार दोनों के क्या है, अलग अलग होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग हैं परंतु रासायनिक गुण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। क्यों एक समान होते हैं, इसका कारण यही है कि तत्वों के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं और समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होती है, एक समान होती है। ऐसे तत्वों को ही हम किस नाम से जानते हैं, समस्थानिक के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, बहुत आसान परिभाषा है। आगे देखें, अपरूपता एलोट्रोपी की यदि हम बात करते हैं तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इस तो तत्व के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि जब कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी जो तत्व है वह हमें कई अलग अलग रूपों में मिलता है, तो अलग अलग रूपों में मिलने के इस गुण को ही हम किस नाम से जानते हैं, अपरूपता के नाम से जानते हैं। जैसे अक्सर हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कि कार्बन के जो अपर रूप हैं यह हीरा और ग्रेफाइट हैं। इस प्रकार का जो गुण है वही क्या कहलाता है, अपर रूप कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन हम यहां पर बता सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण अलग होते हैं परंतु उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। पर वो होना एक ही तत्व के चाहिए कि एक ही तत्व के समान ऐसे तत्व जिनके भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण एक समान हैं, ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं, अपर रूपता। चाहे बच्चों आप यहां पर कार्बन के अपर रूप की बात करो हीरे की, या हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो हीरे और ग्रेफाइट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह अलग अलग होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी कई गुणों में एक समान होती हैं, परंतु है दोनों किसके अपर रूप, कार्बन के ही अपर रूप हैं। तो इस गुण को ही हम किस नाम से जानते हैं, अपर रूपता के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे हम देखते हैं 3 नंबर का अगला प्रश्न, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। बात करते हैं इस रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो जो रेडॉक्स शब्द है, रेडॉक्स शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उसमें से एक को हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं और एक को हम ऑक्सीडेशन के नाम से हम जानते हैं। ये जो हम रेडॉक्स शब्द देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक को हम रिडक्शन कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से हम जानते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। ऑक्सीडेशन वह क्रिया है, हालांकि ये बहुत लंबी इसकी इक्वेशन बनती है, लंबा इसका अवधारणा है कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करता हो या फिर हाइड्रोजन का त्याग करता हो, इस प्रकार से यहाँ पर रिडक्शन की भी अलग परिभाषा बनती है। लेकिन एक सामान्य सैद्धांतिक परिभाषा की मैं बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन वह क्रिया होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। आपको इतना याद रखना है
हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्लियर? और जबकि रिडक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सिंपल परिभाषा है कि ऑक्सीकरण में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि रिडक्शन में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इतनी बात आप समझ गए हैं? तो यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया को यदि 3 नंबर में पूछा गया है तो हम यहां पर यह लिखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। कैसे? एक एग्जांपल जैसे कि हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है NaCl। देखिए बच्चों, Na की बात करते हैं हम सोडियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 11 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। उसी प्रकार से हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 होते हैं। इसमें पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होता है? 1 होता है। यहां पर Cl में पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने होते हैं? 7 होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब एलिमेंट क्रिया करते हैं तो ये अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, ऑक्टेन कंप्लीट करते हैं। यानी कि ये यूं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह है वह अष्टक कंप्लीट कर देता है और वह अक्रिय गैसों जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखें, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है, तब जाकर यहां 8 होंगे। जबकि यहां पर 7 है, इसको 1 की ही जरूरत है, तो इसके क्या हो जाते हैं? 8। अब देख रहे हैं कि सोडियम यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन को दे देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम का भी विन्यास क्या हो जाता है? कंप्लीट। और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन Cl लेने से इसके पास भी कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने बच्चों? सोडियम ने। इलेक्ट्रॉन लिया किसने? यहां पर क्लोरीन ने। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका क्या होता है? अवकरण हो रहा है। तो इस पूरी अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण और क्लोरीन का क्या हो गया? अवकरण हो गया। इसके बाद ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया हुई इसे ही तो हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया? क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, जिसमें अवकरण भी हो, दोनों हो रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहते हैं। क्लियर है? आगे देखें बच्चों, अगला प्रश्न गणित का दिया हुआ है। अब गणित के प्रश्नों की यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये तो उस टाइप की बात है कि यदि बेसिक आपका क्लियर है तब ये आपसे बन पाएंगे। बेसिक क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। तो ये सामान्य प्रश्न जिस विद्यार्थी से बने होंगे उससे तो बन गए होंगे, नहीं बने होंगे तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? बन जाए तो आप बना लेना परीक्षा में, नहीं बने तो गणित के एवज में कुछ ऐसे टॉपिक तैयार आप रखो जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं कि ये नहीं तो इसके बदले में कम से कम ये टॉपिक मेरा अच्छा है तो मैं ये जो नंबर है ये उससे मैं कवर करूंगा। ठीक है? फिर भी इन प्रश्नों को एक बार अमित सर आपसे डिस्कस जरूर करेंगे अगले टेस्ट पेपर में। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगा, क्योंकि पूरी RS अग्रवाल अब अपन यहाँ पर समझाने के लिए नहीं बैठ सकते हैं। सिंपल सा मेरे कहने का अर्थ तो यही हो गया है। तो यहां पर अब आपको यह ध्यान रखना है कि गणित के प्रश्नों में आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और ये अच्छी बात है। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये होते हैं 3-3 नंबर के प्रश्न, तो आपको परीक्षा में इसी प्रकार से ही लिखना है। आगे हम डिस्कस करते हैं 6-6 नंबरों के प्रश्नों की। जैसा कि हम जानते हैं 6 नंबरों के प्रश्नों की भी अपनी शब्द सीमा होती है। लगभग इन्हें हमें 100 शब्दों में लिखना पड़ता है। शब्द सीमा थोड़ी कम ज्यादा भी चलती है, 80 में भी आप लिख दो तो ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, 120 तक भी ले जाओ तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक है। ये जो प्रश्न है 6-6 नंबर के, या 2019 मुख्य परीक्षा के हिसाब से हम देखते हैं तो लगभग इन प्रश्नों की संख्या 10 होती है। परीक्षा में ज्यादा ही आते हैं पर आपको लगभग उसमें से 10 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। क्लियर है दोस्तों? तो 6-6 नंबरों के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं कि गति क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। जिसका प्रश्न है कि गति क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बहुत ही आसान, कोई भी कर सकता है। बच्चों,
सबसे पहले तो आप देखें, इसमें दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहले तो आपको गति की डेफिनेशन बताना है, फिर गति के प्रकार क्या क्या हैं वह आपको बताना है। बच्चों, यदि हम गति की बात करते हैं कि गति होता क्या है, तो सिंपल सा अर्थ यहां पर यह होता है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है, या हम यूं कहें किसी भी वस्तु की स्थिति में बदलाव होना ही वास्तव में क्या होता है, गति होता है। तो देखें, जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु वस्तु या समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलती हुई बस, ये एक सामान्य परिभाषा है जो हम गति के बारे में बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने की जो घटना है, क्रिया है, इसी को ही हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, गति, या इसे ही हम मोशन के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गति के जो प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक गति होती है जिसे हम एकविमी गति कहते हैं, एक को हम कहते हैं द्विविमी गति, और एक को हम कहते हैं त्रिविमी गति। तो हमें इसी प्रकार से ही इनके 3 प्रकार इसके अंदर बताना है। पहले हम बात करते हैं एक विमी गति की, कि एक विमी गति होता क्या है। तो सभी लोग जानते भी हैं, किसी वस्तु का सरल रेखा में चलना, कोई भी वस्तु जिसका सरल रेखा में चलना ही वास्तव में क्या कहलाता है, एक विमी गति कहलाता है। इसमें कंटेंट आपको बहुत ही बताया है सर ने, पर फिर भी आपको ये मुख्य कंटेंट खास खास बता रहे हैं, हम सभी चीजों को यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये खास बात है, तो आपको बताना ही बताना है कि एक विमी गति होता क्या है। तो किसी वस्तु का सरल रेखा में चलना ही वास्तव में क्या होता है, एक विमी गति होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे गुरुत्व के अधीन वस्तु का क्या होना, नीचे गिरना, वास्तव में किसका उदाहरण होता है, एक विमी गति का ही उदाहरण होता है। आगे हम बात करते हैं द्विविमी गति की। द्विविमी गति का क्या अर्थ है, वस्तु का एक तल में गति करना। वस्तु जब किसी भी तल पर गति करती है, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमी गति हम कहते हैं। जैसे हम किसी मैदान की बात करते हैं, मैदान में गेंद या फुटबॉल जिस प्रकार से गति करता है, वही वास्तव में क्या होती है, द्विविमी गति होती है। बच्चों, त्रिविमी गति की यदि हम बात करते हैं, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, तो आकाश में गति जो वस्तु कर रही है, उस वस्तु की इस गति को हम त्रिविमी गति के नाम से हम जानते हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि कोई भी आकाश में उड़ने वाली वस्तु, चिड़िया हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, ये सभी किसके उदाहरण आते हैं, त्रिविमी गति के ही उदाहरण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो 6 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है गति के बारे में, तो पहले तो गति को ही आपको समझाना है बिल्कुल इसी प्रकार से कि गति होता क्या है। फिर आपको हेडिंग ऐसे ही बनाना है, गति 3 प्रकार की है। पहले आपको बताना है एकविमी गति, फिर आपको बताना है द्विविमी गति, और फिर आपको बताना है त्रिविमी गति। क्लियर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का, रासायनिक सेल क्या होते हैं, इनके प्रकारों को लिखिए 6 नंबर में। यह भी उसी प्रकार का ही प्रश्न है कि केमिकल सेल क्या होते हैं और इनके टाइप भी आपको बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहां पर केमिकल सेल के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे हमने गति के बारे में बताया था। तो केमिकल सेल की हम सामान्य बात करते हैं, तो वह युक्ति या केमिकल सेल वह सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वह युक्ति जो केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक सेल के नाम से हम जानते हैं। एक सिंपल परिभाषा होती है, कंटेंट आप और भी बता सकते हो। इनके प्रकारों की यदि हम बात करते हैं, तो जो रासायनिक सेल होते हैं ये 2 प्रकार के हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं प्राथमिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। बच्चों, प्राथमिक सेल की यदि हम बात करते हैं, तो ऐसे रासायनिक सेल जिनका हम एक बार यदि उपयोग कर लेते हैं, तो पुनः उसे हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि एक बार उपयोग कर लिया तो उसके बाद उन्हें फेंकना ही पड़ते हैं। जबकि हम द्वितीयक सेल की यदि हम बात करते हैं, तो जब हम उनका एक बार उपयोग कर लेते हैं, तो उनका वापस से हम बार बार भी आवेशित कर सकते हैं। जितना हम उन्हें आवेशित करेंगे, फिर हम उपयोग कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जिनका पुनः चक्रण होता ही रहता है। ऐसे जो सेल होते हैं, इन सेलों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल के नाम से हम जानते हैं। जैसे हम मोबाइल्स की बात करते हैं, वर्तमान समय में हमारे देखते हैं मोबाइल में कि बैटरी खत्म हो गई
है, चार्ज किया, बैटरी फुल हो गई है। तो जो ऐसे सेल हैं यह क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि रासायनिक सेल होते क्या हैं। तो पहले तो आपको बताना है रासायनिक सेल में कि विद्युत रासायनिक सेल उस युक्ति को कहते हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट इसका। ये आपको और कंटेंट तो बताना ही बताना है जो आपको बताए गए हैं, लेकिन बच्चों ये चीज उसमें मेंशन करना आवश्यक है क्योंकि स्पेशल सेल के बारे में पूछा गया है। रासायनिक सेल वह युक्ति हो गई है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कितने प्रकार के हैं बच्चों, यह 2 प्रकार के हैं। उसमें से इसका पहला जो प्रकार है इसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल के बारे में मैंने आपको अभी कहा है, ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम शुष्क सेल की बात करते हैं, हम वोल्टी सेल की हम बात करते हैं। तो शुष्क सेल या वोल्टी सेल जो हैं यह कौन से सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों द्वितीयक सेल की हम बात करते हैं तो इन सेलों को एक बार उपयोग में लाने के बाद में पुनः इन्हें हम आवेशित कर सकते हैं, इनको वापस से रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसे सेलों को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचयक सेल आदि की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंटेंट परीक्षा में बताना है यदि यह प्रश्न आता है कि रासायनिक सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर दोस्तों। अगली हम बात करते हैं विद्युत धारा क्या है, इसके प्रभावों को बताइए। 2 चीजें पूछी हुई हैं, विद्युत धारा क्या है और इसके प्रभाव को बताना है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में बताएंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। तो जो विद्युत धारा है किसी भी पदार्थ के अंदर हम बात करते हैं, किसी भी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाह की दर होती है, इस आवेश प्रवाह के दर को ही हम सामान्यतः विद्युत धारा के नाम से हम जानते हैं। ध्यान रखना, किसी पदार्थ या पदार्थ में भी हम बात करते हैं, कोई भी चालक, उस चालक में यदि विद्युत धारा आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश प्रवाह की जो दर है इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों विद्युत धारा जो है यह एक अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक जो है यह एम्पियर होता है। इतनी चीजें आपको विद्युत धारा में पहले पता होनी चाहिए। आप इसके बाद आप बता सकते हैं, इसके प्रकार बता सकते हैं, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, वो जो भी हो, लेकिन ये मुख्य कंटेंट है जो कि आपको बताना ही बताना है। क्लियर। तो देखें किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यदि बात करते हैं ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है, एम्पियर होता है। सदिश अदिश भी आप जानते हो क्या होता है, तो आपको याद रखना है यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। बच्चों विद्युत धारा के प्रभाव की हम बात करते हैं तो पहला प्रभाव हम देखते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो कैसे होता है रासायनिक प्रभाव। बच्चों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए हम कोई विलयन लेते हैं, उस विलयन के अंदर जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं उसके बाद विलयन में जो परिघटना होती है उस परिघटना का कारण ही यही है कि वह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। विलयन के अंदर जो आयंस होते हैं वो आयंस अलग अलग भागों में बिखरने लगते हैं, प्लस आयन अलग, माइनस आयन अलग होते हैं। तो बच्चों ऐसा विलयन में क्यों हो रहा है, तो यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही होता है। तो देखें किसी विलयन में जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होने की परिघटना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। आगे हम बात करते हैं जो सेल अभी हमने देखे, यह सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेल हैं यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उस चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उस तार के जो चारों तरफ का क्षेत्र है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के विद्युत धारा के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं, या इसे हम चुंबकीय प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। आगे हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रभाव।
ऊष्मीय प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो हम यदि किसी चालक तार को लेते हैं और उसमें यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह से उसमें ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। सामान्यतः जैसे हम हीटर की बात करते हैं तो हीटर जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर ही कार्य करता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें गई और जो तार है उसके अंदर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रेस की यदि हम बात करते हैं तो यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो तीसरा प्रभाव जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार में से ऊष्मा उत्पन्न होने की परिघटना विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। उदाहरण की हम बात करते हैं विद्युत हीटर, और अगला जो उदाहरण है इसे हम विद्युत प्रेस की यदि हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना है 6 नंबर का प्रश्न क्या था हमारा, विद्युत धारा क्या है, पहले विद्युत धारा के बारे में बताना है, फिर इसके प्रभावों के बारे में हमको बताना है। तो 3 प्रकार के प्रभाव हैं, एक था रासायनिक प्रभाव होता है, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा होता है ऊष्मीय प्रभाव। आगे हम देखते हैं वृत्तीय गति क्या है, उदाहरण सहित हमें समझाना है कि वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय गति का सरल सा अर्थ यह हो गया कि जब कोई वस्तु जो है एक निश्चित वृत्तीय परिपथ में गति करती है, निश्चित वृत्तीय परिपथ में जो गति होती है इसे ही हम वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। ये तो वृत्तीय गति की बात हो गई है। और जब वृत्तीय गति होती है तो उस समय 2 प्रकार के बल भी कार्य करते हैं। उसमें से एक बल को हम अभिकेंद्री बल के नाम से जानते हैं, एक बल को हम अपकेंद्री बल के नाम से हम जानते हैं। बच्चों, जब वस्तु किसी भी वृत्त के चारों ओर गति करती है, एक वृत्तीय सीमा में गति करती है, तो परिधि से केंद्र की ओर एक बल लगता है। परिधि से केंद्र की ओर एक बल लगता है। तो परिधि से केंद्र की ओर लगने वाले इस काल्पनिक बल को ही एक नाम दिया जाता है जिसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। उसी प्रकार से एक और बल है जिसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल का अपोजिट बल होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है निश्चित मार्ग में तो केंद्र से परिधि की ओर एक काल्पनिक बल लगता है, इसे हम अपकेंद्री बल के नाम से जानते हैं। और वस्तुओं की इस प्रकार एक वृत्त के चारों ओर या एक वृत्त में ही गति करना क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। क्लियर है? तो पहले हमें वृत्तीय गति के बारे में बताना है, उसके बाद इन दोनों बलों के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। देखें, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो यह गति द्विविमीय गति होती है। इस गति के दौरान वस्तु पर मुख्यतः 2 बल कार्य करते हैं। कौन कौन से 2 बल कार्य करते हैं? एक अभिकेंद्री बल और दूसरा कौन सा होता है, अपकेंद्री बल। दोनों ही मैं आपको बता चुका हूं। परिधि से केंद्र की तरफ अभिकेंद्री बल है, केंद्र से परिधि की तरफ जो है वो कौन सा है, अपकेंद्री बल है। जैसे सूर्य के चारों ओर हम देखते हैं कि ग्रह जो हैं वह एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनके बीच में जो बल कार्य करता है वह अभिकेंद्री बल होता है। उसी प्रकार से हम प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन की यदि हम बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल होता है। तो ये ध्यान रखना है, वृत्तीय गति में इतनी चीजें आपको बताना है। आगे हम देखते हैं बहुत ही सरल प्रश्न, उत्तल व अवतल दर्पण और समझाते हुए उनके उपयोग लिखिए। सभी लोग जानते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में कि दर्पण को बनाने के लिए पहले हमें कांच के गोले की आवश्यकता होती है। जो कांच है ये सुपरकूलेड लिक्विड होता है, अतिशीतित द्रव होता है और साथ ही साथ एक मिश्रण भी होता है, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह। इन सबको मिलाकर ही सबसे पहले कांच का एक गोला तैयार किया जाता है। ये कांच का गोला तैयार हो गया। कांच के गोले को तैयार करने के बाद में उसे इस प्रकार से काटा जाता है। ये काट दिया तो हमें कुछ भाग ऐसा और कुछ भाग हमें इस प्रकार से नजर आता है। इसमें से ही एक दर्पण को हम उत्तल दर्पण बनाते हैं और एक को हम क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण हम बनाते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में कई उपयोग होते हैं। तो सरल पहले हमें उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बताकर उनके उपयोग बताना है। देखिए बच्चों, बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की, तो वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ जो तल है वह क्या होता है,
परावर्तक होता है तथा दबा हुआ भाग कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वाहनों के साइड मिरर में और सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है। अवतल की हम बात करते हैं तो वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक होता है और उभरा हुआ भाग कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, अपोजिट है। उपयोग दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइटों में, मोटर कारों में व हेडलाइट और दूरबीन में जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है और सभी लोग इसके बारे में बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगला 6 नंबर का प्रश्न जिसे कहा जाता है हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखिए। हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखिए, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है 6 नंबर में। बच्चों हीमोफीलिया की यदि हम बात करते हैं तो यह एक अनुवंशिक विकार होता है। सबसे पहले तो आपको बताना ही बताना है वर्णांधता के बारे में और हीमोफीलिया के बारे में। ये 2 लाइन आपको मेंशन करना बहुत आवश्यक है कि जो हीमोफीलिया है यह एक अनुवंशिक विकार होता है। अनुवंशिक विकार का अर्थ क्या हो गया है बच्चों, यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संचरित होता है। हीमोफीलिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लास नोट्स में समझा रखा है किस प्रकार से है, लेकिन खास खास कंटेंट हम उसमें क्या लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यह एक अनुवंशिक विकार है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम शाही रोग के नाम से भी इसे जानते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह रोग की जो वाहक हैं वो सबसे पहले देखी गई थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को। विक्टोरिया से यह रोग लियोपोल्ड में गया, लियोपोल्ड से हम देखते हैं ऑस्ट्रिया में गया, ऑस्ट्रिया से रशिया, जर्मनी और आदि ऐसे देशों के शाही राजघरानों में फैल गया था, इसलिए हम इसे शाही रोग भी कहते हैं। फिर आपको बताना है इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग में जो है रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है मानव शरीर में 13 प्रकार के रक्त स्कंदन कारक होते हैं। तो इन 13 प्रकार के रक्त स्कंदन कारकों में से किसी भी कोई भी प्रकार का जब रक्त स्कंदन कारक, रक्त के थक्का जमाने का जो कारक है, उसकी यदि कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में जब चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, यही जो रोग कहलाता है इसे ही हम हीमोफीलिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको बताना है इसमें इस रोग में रक्त स्कंदन कारकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यह जो रोग है यह अधिकांश किसमें होता है, पुरुषों में होता है, परंतु इस रोग से परंतु यह जो रोग है इस रोग की जो वाहक है वो कौन होती है, महिलाएं होती हैं। आपको बताया भी था। और भी बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं इसमें कि यह जो एक्स लिंकेज रोग होता है, साथ साथ हम यूं भी बता सकते हैं हीमोफीलिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक होता है हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं हो तो हीमोफीलिया ए है, 8 का निर्माण नहीं हो तो हीमोफीलिया बी होता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें। और तो और यहाँ पर आप यह भी बता सकते हैं कि जो हम अक्सर कुछ फैक्चुअल चीजों का हम प्रयोग करते हैं, कुछ हम सिंबॉलिक चीजों का हम प्रयोग करते हैं कि जैसे कि हम बात करें एक्स वाई तो यह होता है सामान्य पुरुष, जो आपको बताया था। एक्स की हम बात करते हैं एक्स एक्स की तो यह होती है सामान्य महिला। उसी प्रकार से बच्चों एक्स एच वाई की हम बात करते हैं तो यह कौन सा पुरुष होता है, ग्रसित पुरुष होता है। हम यहाँ पर एक्स एच एक्स की बात करते हैं तो यह महिला कैसी होती है, वाहक महिला होती है। जबकि एक्स एच की हम बात करते हैं तो ऐसी महिला कैसी होती है, ग्रसित होती है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार से आपको 6 नंबर का अपना आंसर कंप्लीट करना है। आगे हम देखें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को समझाइए। 6 नंबर का प्रश्न, यहां पर पूरा नर्वस सिस्टम आपसे नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मानव शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं या फिर बाह्य उद्दीपनों से कोई भी क्रिया जब उत्पन्न होती है तो उन क्रियाओं पर प्रतिक्रिया देने का जो कार्य है यह नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमसे स्वायत्त नहीं पूछा है, हमसे परिधि नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम दो ही चीजों को पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन को या मस्तिष्क को, और एक हम पढ़ते हैं स्पाइनल कोड को या मेरुदंड को। स्पाइनल कोड और ब्रेन मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीधा सिंपल सा यहां पर थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है, फिर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि होता क्या है। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना जाल जो संवेदी अंगों से सूचनाओं को पहचान कर उन्हें ग्रहण करके प्रतिक्रिया करता है, इसको तो हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। पर नर्वस सिस्टम में भी हमसे क्या पूछा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, यह मस्तिष्क और किसका बना होता है? मेरुरज्जु का। दो बातें बताना बहुत आवश्यक है। फिर बच्चों, इस मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और एक को हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिम मस्तिष्क के नाम से हम जानते हैं। और जबकि मेरुरज्जु के कोई भाग नहीं है, मेरुरज्जु सिर्फ सिंपल ही आपको थोड़ा सा वर्क इसमें कार्य इसका बताना है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न, इसका नाम है निषेचन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या काम करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही लिखना है, थोड़ा सा वर्णन आप अग्र मस्तिष्क में करोगे, थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क, थोड़ा सा पश्चिम मस्तिष्क, और मेरुरज्जु के बारे में आप बता सकते हो कि इसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का अर्थ प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो कार्य है यह कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न, निषेचन क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए। निषेचन की हम बात करते हैं तो देखिए बच्चों, जब मेल और फीमेल में युग्मक बन जाता है तो युग्मक बनने के बाद में युग्मकों के मिलने की जो घटना होती है, जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मक युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन के नाम से हम जानते हैं। निषेचन को स्थान के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। सामान्यतः एक को हम कहते हैं अंतः निषेचन और एक को हम कहते हैं बाह्य निषेचन। बच्चों, अंतः निषेचन की हम बात करते हैं तो वह निषेचन या निषेचन का वह प्रकार जिसमें निषेचन की जो क्रिया है यह शरीर के अंदर होती है, तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहेंगे? अंतः निषेचन कहेंगे। और जब शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो बच्चों, उस भ्रूण का जो विकास है वह भी शरीर के अंदर ही होता है। शरीर के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है, तो उससे बनने वाला जो जीव होता है, भ्रूण से जिस जीव का निर्माण होता है, वह जीव उस माता के शरीर में जो है बहुत सुरक्षित भी रहता है, और समय विशेष के बाद में माता के शरीर से वह बाहर की ओर बाहर निकल आता है। इस प्रकार से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जबकि हम बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो बाह्य निषेचन में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो हैं ये अपने युग्मकों को बाहर ही छोड़ देते हैं। ये सब में नहीं होता, ये कुछ जलीय जंतुओं में होता है। जलीय जंतुओं में अंदर, जल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो अपने युग्मकों को, मेल और फीमेल दोनों युग्मकों को बाहर ही रिलीज कर देते हैं। उसके बाद वो युग्मक ऑटोमेटिक ही बाहर मिल जाते हैं और बाहर मिलने के बाद ही वहां पर जीव का निर्माण होता है। तो ऐसा जो निषेचन का प्रकार है इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जो भी भ्रूण बने हैं अब उनका निर्माण बाहर ही होगा। जब बाहर ही होगा तो किसी विशेष प्रकार की सुरक्षा की गारंटी उनकी नहीं होती है, क्योंकि माता पिता से बिल्कुल ही वो क्या है? शरीर की से ही क्या है? वह बाहर है। और दूसरा, इसमें जीवों की जो संख्या है बाह्य निषेचन में वो भी ज्यादा होती है। कारण ये है कि आंतरिक निषेचन में हम देखते हैं कि महिलाओं के द्वारा या किसी भी फीमेल स्तनपायी के द्वारा सामान्यतः एक ओवम का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो फीमेल गेमिट होता है वो तो कम संख्या में होते हैं, पर मेल गेमिट जो है वो अधिक संख्या में होते हैं। पर चाहे मेल गेमिट अधिक संख्या में क्यों नहीं हो, वह उस ओवम को फर्टिलाइज करते हैं जो पहला मेल गेमिट उस ओवम के पास पहुंचता है।
जबकि बाह्य निषेचन की हम बात करते हैं तो बाह्य निषेचन में मेल गेमिड भी ज्यादा होते हैं और फीमेल गेमिड भी ज्यादा होते हैं। और जब ज्यादा मेल और फीमेल गेमिड होते हैं तो इनके द्वारा बहुत सारे संख्या में जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको यह निषेचन के बारे में बताना है। देखें सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि निषेचन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो निषेचन हम जानते हैं वह जैविक क्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक को निषेचित करता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन क्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है एवं इस भ्रूण के भ्रूणी विकास के बाद नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का पहले आपको बताना है अंतःनिषेचन। यदि निषेचन की जो क्रिया है यह कहां पर हो रही है, मादा शरीर के अंदर होती है और उस भ्रूण का जो विकास है वो भी मादा शरीर में ही होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतःनिषेचन हम कहते हैं। बाह्य निषेचन की हम बात करते हैं तो यदि निषेचन की जो क्रिया है यह शरीर के बाहर होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन हम कहते हैं। जैसे जलीय जंतुओं में निषेचन होना क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यहां से बच्चों अंतर भी पूछा जा सकता है, अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो कम से कम 5-5 6 अंतर आप सभी को पता होने चाहिए जो हम आपको ऐप में वीडियो में बता चुके हैं, क्लासेस में भी बता चुके हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। क्या डायरेक्ट पूछा गया है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कोशिका विभाजन के बारे में यहाँ पर बताइए कि एक कोशिका के द्वारा 2 या 4 कोशिकाओं का निर्माण करना ही वास्तव में क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। या हम यूं कहें जनक कोशिकाओं के द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक होता है समसूत्री, दूसरा कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। और समसूत्री अर्धसूत्री में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। अंतर के क्या क्या बेसिक पॉइंट बन सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए आप क्या लिखोगे, यह जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था यह केवल एक चरण में ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा था यह 2 चरणों में होता है। उसमें से एक को हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और एक को कहा जाता है मियोसिस सेकेंड। ये ध्यान रखना है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, ये पूरा का पूरा ही 2 चरण, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। तो ये दूसरा आपका जो है पॉइंट बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। समसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होते। जितना क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका में होती है उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या जो है संतति कोशिकाओं में भी होती है। जबकि बच्चों अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वह कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इस बात का अर्थ क्या हो गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि यहां पर समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से आप समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न, रक्त समूह पर टिप्पणी लिखिए। आया हुआ प्रश्न है 6 नंबर का, रक्त समूह पर टिप्पणी लिखना है। कोई ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, सिंपल सिंपल पॉइंट आपको बताकर इसमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए बच्चों, रक्त समूह की हम बात करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यदि हम देखें तो रक्त समूह के बारे में पहले आपको बताना है। और जैसा कि हम जानते हैं रक्त समूह की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी, लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और रक्त समूह की खोज करने के बाद यह पता चला है कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान न होकर जो एंटीजन, जो 2 प्रकार के हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और जो एंटीजन ए बी हैं यह कहां पर होते हैं, आरबीसी की सतह पर होते हैं। यह हमको पढ़ाया हुआ है कि आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। इस एंटीजन के कारण ही रक्त जो है वो सबका एक समान न होकर
अलग अलग होता है। तो इस प्रकृति पर, इन एंटीजन के आधार पर जो रक्त समूह होता है वह कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार का? ए बी, ए बी और कौन सा होता है? ओ होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? तो जैसा कि हमने कहा है, ये किस कारण से हो रहा है? एंटीजन के कारण हो रहा है। एंटीजन कितने प्रकार के? ए और बी। और एंटीजन होते क्या है बच्चों? तो आपको पता है, आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही हम एंटीजन के नाम से हम जानते हैं। ध्यान रखना है, एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है इसे ही हम एंटीजन कहते हैं। यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, यानी कि जिसपे ए एंटीजन है उसका रक्त समूह ए है, जिसपे बी एंटीजन है उसका रक्त समूह बी है, जिसमें दोनों एंटीजन है यानी कि ए और बी दोनों हैं उसका रक्त समूह ए बी है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसका रक्त क्या होता है? ओ होता है। तो इस प्रकार से रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए हैं? 4 प्रकार के। एंटीजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उसी प्रकार से एंटीबॉडी के बारे में बताना है कि प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। यह भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? ए और बी। लिखते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, एंटीजन के लिए कैपिटल ए बी लिखना है, एंटीबॉडी के लिए स्मॉल ए बी आपको लिखना है। क्लियर? उसके बाद आरएच कारक भी आपको इसमें बताना है कि लैंडस्टर और विनर की जो टीम है ये अफ्रीका महाद्वीप में गई थी और वहां पर उन्हें एक बंदर मिला था। उस बंदर का नाम क्या था बच्चों? रेसस बंदर था। इस रेसस बंदर की आरबीसी को उन्होंने देखा तो एक प्रोटीन जो आरबीसी की सतह पर तो होता ही होता है, परंतु यहां पर हम देखते हैं कि इस एक प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन की परत होती है। इस एक और प्रोटीन की परत को ही उन्होंने आरएच फैक्टर नाम दिया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह आरएच कारक होता है उन्हें हम आरएच धनात्मक कहते हैं। जिन व्यक्तियों की आरबीसी के बाहर यह एक्स्ट्रा प्रोटीन की परत नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आरएच माइनस कहते हैं। तो जो आरएच प्लस है उनका रक्त ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस या ओ प्लस हो सकता है। जो आरएच माइनस है उनका रक्त ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस हो सकता है। यानी कि आरएच कारक हमें धनात्मक और ऋणात्मक ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। इस एक्स्ट्रा परत को सबसे पहले रेसस नामक बंदर में देखा गया था और रेसस नामक बंदर में मिलने के कारण ही इसे हम शॉर्ट रूप में आरएच फैक्टर या आरएच कारक के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? इतनी जानकारी आपको रक्त समूह के अंतर्गत परीक्षक को बताना है। अगला सामान्य प्रश्न है रसायन का, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। बच्चों, धातु और अधातु की हम बात करते हैं तो कुछ अंतर तो हम सामान्य प्रकार से लिख सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ विशेष प्रश्नों में हम उनकी विशेषता बताते हुए भी अंतर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक लाइन बीच में खींच के दोनों तरफ सिर्फ अंतर ही लिखें। इस प्रकार के जो कुछ प्रश्न होते हैं उनमें अंतर लिखने की एक और विधि होती है। जैसे बच्चों हम बात करते हैं धातुओं की, तो लिखा है धातु क्या है? ठोस है, धात्विक चमक है, ये तो क्या हो गया है? अंतर हो गया। परंतु यहाँ पर इनमें हम विशेष की भी बात कर सकते हैं। विशेष में क्या? जैसे कि हम पहला पॉइंट बताते हैं प्रकृति। तो धातुएं जो हैं ये सामान्यतः यहां पर हम लिखेंगे धातु, यहां पर हम क्या लिखते हैं? अधातु लिखते हैं। प्रकृति सामान्यतः धातुएं क्या होती है? ठोस होती हैं। अधातुओं की प्रकृति ये ठोस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि अगला लिखा है धात्विक चमक, तो अगला हम गुण यहां पर बता सकते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक में हम लिखेंगे धातुओं में एक धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं चालकता। चालकता में हम धातुओं के बारे में लिखेंगे कि धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अधातुएं जो हैं यह कुचालक होती हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इस प्रकार से हम गुण बताते हुए धातु और अधातु में हमें अंतर लिखना है और बहुत बेसिक अंतर है। यदि ऐसा प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाता है तो देखिए बच्चों, धातुओं की हम बात करते हैं तो वही इनकी प्रकृति की बात करो। अधिकांश धातुएं जो हैं ये हमें किस रूप में मिलती हैं? ठोस रूप में मिलती हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे कि हम पारा की बात करते हैं तो पारा एक ऐसी धातु जो हमें किस रूप में मिलती है? द्रव रूप में हमें मिलती है। ठीक है, तो आप ये बता भी सकते हैं वहां पर अपवाद लिख के पारा, परंतु अधिकांश धातुएं हमें किस रूप में मिलती हैं? ठोस रूप में हमें मिलती हैं। आगे हम देखते हैं वही
जो अधातु हैं ये हमें ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में ही हमें प्राप्त होती हैं। आगे हम देखें, धातुओं में धात्विक चमक होती है, यहाँ कोई चमक नहीं पाई जाती है। धातुएं जो हैं, ये तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं, पारदर्शिता। अब धातुएं जो हैं ये अपारदर्शी होती, क्योंकि इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए क्या होती है, अपारदर्शी। जबकि अधातुएं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों प्रकार की ही हो सकती हैं। धातुएं जो हैं इनकी चालकता की बात करते हैं तो धातुएं सुचालक होती हैं, जबकि अधातुओं की चालकता की हम बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, कोचालक होती हैं। धातुएं जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए धन विद्युतीय होती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए क्या होती हैं, ऋण विद्युतीय होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं तो क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो ये अम्लीय और क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। आगे धातुएं अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं, यहाँ पर अम्लों से कोई विशेष प्रभावशील क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार से इनके गुण बताते हुए उनमें भी हम अंतर लिख सकते हैं। कोई भी 5-6 अंतर आपको शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है। यही होता है धातु और अधातु के गुण। अगला प्रश्न है हमारा, चांदी के गुण बताते हुए इसके यौगिकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले तो चांदी के गुण बताते हुए इसके यौगिकों का वर्णन कीजिए। प्रकृति में चांदी जो है मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, और यदि बच्चों इस चांदी के निष्कर्षण की हम बात करते हैं तो इसका मुख्य अयस्क जो है यह अर्जेंटाइड है, और अर्जेंटाइड से ही इस चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। आगे हम देखें कि बता सकते हैं कि यह सफेद, चमकदार और ऊष्मा की अत्यधिक चालक धातु होती है। चांदी के बारे में हमने पढ़ा था कि चांदी का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए यह बहुत ज्यादा सुचालक धातु होती है। आगे हम देखें कि वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, और सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण ही वायु में यह चांदी जो है काली भी हो सकती है या काली हो जाती है। बात करते हैं चांदी के एक यौगिकों की, तो चांदी के यौगिकों में पहला यौगिक जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इस प्रकार से आपको बताना है। जैसा कि हमने पहले चांदी के गुण बता दिए हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है इसके यौगिकों का वर्णन करते हुए उनके उपयोग भी बताएं, तो चांदी का पहला यौगिक जो हमारे पास, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है। बच्चों सिल्वर नाइट्रेट की यदि हम बात करते हैं तो इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसके पॉइंट हमारे पास नोट्स में बहुत सारे हैं, पर मुख्य पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। और यदि इसके उपयोग की हम बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है मतदान के दौरान जो शाही, जो निशान के तौर पर जो शाही लगाई जाती है, उस शाही में हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड का। बच्चों जो सिल्वर क्लोराइड है इसे हम हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, इसे हम हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रयोग है यह फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, यानी कि चांदी का यौगिक का नाम और उसके उपयोग के बारे में हमें बताना है। और भी उपयोग यदि याद होते हैं तो उन सब उपयोगों को आप यहाँ पर बता सकते हो। आगे देखें, अगला जो यौगिक है इसे कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड की हम बात करते हैं तो इसका जो उपयोग है यह फोटोग्राफी में किया जाता है। और अगला सिल्वर आयोडाइड की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग है यह सभी कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो ये होते हैं चांदी के गुण, और साथ साथ चांदी के कौन कौन से यौगिक और इनका प्रयोग हम कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में हम करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक 6 नंबर का उत्तर कंप्लीट होता है। अगला जो प्रश्न है यह है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए। हम जानते हैं जब परमाणु की हम बात करते हैं तो इस परमाणु मॉडल की विवेचना करने के लिए समय समय पर कई वैज्ञानिक आए थे। उसमें से हम जे थॉमसन की हम बात करते हैं, रदरफोर्ड की यदि हम बात करते हैं, ऐसे हम देखते जाते हैं। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए थे जिनके द्वारा अलग अलग थ्योरियां बताई गई थी, पर एक मान्य परमाणु मॉडल की अवधारणा प्रस्तुत करने का जो श्रेय है यह रदरफोर्ड को ही जाता है। तो हमें उसी मॉडल की ही यहाँ पर व्याख्या करनी है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की यदि हम बात करते हैं तो पहले थोड़ा सा हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में हम बताएंगे, फिर उसने क्या क्या प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के बारे में हमको बताना है, और प्रयोगों के बाद में क्या निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों को हमको बताना है। सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु संरचना का वर्तमान जो ज्ञान है यह रदरफोर्ड की परमाणु धारणा पर ही आधारित है, और इसके द्वारा क्या प्रयोग किए गए थे हमने पढ़ा था
प्रयोग की हम बात करते हैं तो इसके लिए इसने सोने की पतली प्लेट का, पतली चादर के समान सोना जो धातु है, जो सबसे तन्य धातु मानी जाती है, उस सोने की पतली प्लेट का उपयोग किया। सोने की इस पतली प्लेट पर उसने अल्फा कणों की बौछार कराई थी। तो अल्फा कणों की बौछार कराने पर जब इसने इनका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया था, तो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करने पर यह देखा गया कि कुछ अल्फा कण जो हैं ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण जो हैं ये परमाणु के आर पार निकल जाते हैं, पर इनमें से कुछ अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक या दो अल्फा कण ही वापस पलटकर उसी रास्ते से बाहर की ओर आते हैं। क्योंकि ये अल्फा कण जो है इनके ऊपर प्लस आवेश था और जब जिस जगह से पलटकर वापस आ रहे थे तो इसको यह पता चल गया कि जहां से यह पलटकर वापस आ रहे हैं वहां पर भी प्लस आवेश वाला कोई न कोई कण है, क्योंकि प्लस और प्लस प्रतिकर्षित होते हैं, प्लस और माइनस जो हैं यह आकर्षित होते हैं। क्योंकि 20,000 कणों में से एक या दो अल्फा कण ही वापस आ रहे हैं, तो यहां से यह भी ज्ञात होता है कि परमाणु की तुलना में वह जो कण है जहां से अल्फा कण रिटर्न आ रहे हैं उसका जो आकार है वह बहुत छोटा होता है। और चूंकि यह नाभिक के बीचों बीच में है तो इसे ही उसने एक नाम दिया जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और यहां से अल्फा कण चूंकि रिटर्न आ रहे हैं मतलब नाभिक के अंदर कुछ और कुछ कण हैं जो कि धन आयन होते हैं, इन धन आयन कणों को ही प्रोटॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार से नाभिक और प्रोटॉन की खोज करने का जो श्रेय है यह जाता है रदरफोर्ड को, और इसी को ही हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के नाम से हम जानते हैं। देखिए बच्चों, यही जो बातें मैंने कही हैं इसी प्रकार से ही आपको बताना है। देखें, इनके द्वारा सोने की धातु पर अल्फा कणों से आघात किया गया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से परिणाम? बहुत से अल्फा कण बिना विचलित हुए सोने की पतर के आर पार चले गए, सीधे ही निकल गए हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोण बनाते हुए अपने पथ से भटक गए। विक्षेपित कणों में से कुछ ही कण स्वर्ण पत्र से टकराकर पुनः उस दिशा में लौट आए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु के बीच नाभिक का होना और नाभिक में धन आवेशित कण का होना। तो यह जो मॉडल है यह मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसी को ही हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम कहते हैं। अगला जो प्रश्न है यह गणित का प्रश्न है और गणित के प्रश्नों में पहले ही बता चुका हूं कि अमित सर जो हैं यह अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, और यदि नहीं भी करें तो जैसा कि हम जानते हैं यह गणित वाले बच्चों से या जिसका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा उनसे बन जाएंगे तो बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो अब इनको करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, अब हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं 15-15 नंबर के। कितने कितने नंबर के दोस्तों? 15-15 नंबर के। और हम जानते हैं कि 15-15 नंबर की जो प्रश्नों की शब्द सीमा है यह लगभग 300 शब्द हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 15-15 में हमें शब्दों की सीमा तो बहुत ज्यादा लिखना है और कंटेंट को भी बहुत अच्छे से, जितना पूछा गया है उतना अधिक से अधिक मात्रा में कंटेंट को उसके अंदर लिखना है। क्लियर दोस्तों? 15 नंबर के पहले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न ये है, मनुष्य की आंखों में पाए जाने वाले दोष एवं उनके कारण तथा निवारण को समझाइए। प्रश्न एक है पर ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रश्न में ही 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि मनुष्य की आंख में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उन दोष के कारण क्या क्या हैं, उनके निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी व्याख्या ही आपको इसके अंतर्गत बतानी है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें आंखों में पाए जाने वाले एक एक दोष का कारण भी बताना है और निवारण बताते हुए ही चलना है। इस प्रकार से जितने भी 3-4 मुख्य मुख्य दोष हैं उन सभी के बारे में यही फ्रेमिंग अपनी रहेगी। दोष क्या है, दोष का कारण क्या है और दोष का निवारण क्या है। तो देखें, इन कारण निवारण को पढ़ने से पहले थोड़ा हमें मनुष्य की आंख के बारे में भी बताना है कि मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ या अन्य कारणों से मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता जो है, देखने की जो क्षमता है, ये क्या होती है? प्रभावित होती है। इस
कारण से दृष्टि धुंधली हो जाती है और वस्तु जो है यह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से दृष्टि धुंधली होना, वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखाई देना, इसका सामान्य अर्थ ही यही होता है कि आंखों में किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है। आंखों से संबंधित इन दोषों में पहले दोष की हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। बहुत सामान्य है। निकट दृष्टि दोष की हम बात करते हैं तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो पॉइंट तो हमें लिखना ही लिखना है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट नजर आती हैं पर दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नजर नहीं आती हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष हम कहते हैं। फिर बच्चों ये तो हो गई दोष की बात। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है? इससे लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आपको क्लास में बताई जा चुकी है कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या बच्चों लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या फिर हम यह कहें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये आंख है और हम जानते हैं आंख में रेटिना पर ही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये बन गया है प्रतिबिंब। लेकिन बच्चों प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना चाहिए, इस निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर यह रेटिना से पहले ही बनने लग जाता है। यानी कि कोई जो वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें टकरा कर आ रही हैं, यह रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले ही मिल रही है। जबकि प्रतिबिंब के लिए कहां मिलनी चाहिए? यह रेटिना पर मिलनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है इस दोष में। अब क्या किया जाए? तो इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों जैसे एक कांच का गोला होता है, गोले से ही हम अवतल और उत्तल दर्पण बनाते हैं। इस कांच का सबसे शुद्ध रूप जो है इसे कहा जाता है लेंस। लेंस जो है ये सबसे शुद्ध रूप होता है। लेंस कई प्रकार के होते हैं पर सामान्य दृष्टि में हम देखें तो लेंस जो है यह दो प्रकार के हैं। एक को इस प्रकार का जो लेंस है इसे हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहा जाता है उत्तल लेंस। जबकि इस प्रकार का जो लेंस है इसे हम जिस नाम से जानते हैं इसे कहा जाता है उत्तल लेंस। यहां पर सॉरी मैंने उत्तल बोल दिया था, इसे हम अवतल कहते हैं और इसे हम उत्तल लेंस के नाम से हम जानते हैं। बच्चों अवतल लेंस की विशेषता यह होती है कि मान लीजिए हम इस पर प्रकाश किरणों को डालते हैं तो यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। जो अवतल लेंस होता है यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। जबकि उत्तल लेंस की प्रकृति यह होती है कि जब हम इसको प्रकाश किरणों को इस पर डालते हैं तो प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है। क्लियर है दोस्तों? अवतल जो लेंस है यह प्रकाश को फैलाता है, उत्तल लेंस जो है प्रकाश को सिकुड़कर एक बिंदु पर यह क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। अब यहां पर देखो इसमें प्रतिबिंब जो रेटिना से क्या बन रहा है? आगे बन रहा है। हम क्या करेंगे? इस आंख के आगे यहां पर अवतल लेंस लगा देते हैं। यह हमने अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस की विशेषता क्या है? प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? यह फैला रहा है। जहां पर पहले लेंस नहीं था, प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन रहा था, अवतल लेंस जैसे ही हमने लगाया, अब प्रकाश किरण जो है यह जैसे ही इस अवतल लेंस से होकर गुजरेगी तो यह थोड़ा सा इनको क्या कर देगा? फैला देगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, इस फैलने के कारण जो प्रकाश किरणें रेटिना से पहले मिल रही थी अब वो कहां पर मिलने लग जाती हैं? रेटिना पर ही मिलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। बच्चों दूरदृष्टि दोष की यदि हम बात करते हैं, आंखों का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो बहुत स्पष्ट नजर आती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती हैं, ऐसे दोष को ही हम दूरदृष्टि दोष के नाम से हम जानते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में बच्चों लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है, यहां पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। साथ साथ हम देखें यह लेंस
लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम, वहां लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन रहा था, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। अब पीछे बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी की स्थिति ये है कि जो प्रकाश किरणें हैं ये रेटिना पर न मिलकर ये कहां मिल रही है, रेटिना से पीछे मिल रही हैं। हम क्या करेंगे, इस रोग के निवारण के लिए यहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की प्रकृति यह है कि आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो बच्चों जैसे हम उत्तल लेंस लगाएंगे यह प्रकाश किरणों को सिकोड़ देगा, तो यह प्रकाश किरणें अब कहां पर जाकर मिलने लग जाती है, रेटिना पर। रेटिना पर यह मिलने लग गई यानी कि अब प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसका निवारण हम कैसे करेंगे, उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा हम इसका निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बताना है। दो तो ये रोग हो गए हैं, एक हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा कौन सा हो गया है, दूर दृष्टि दोष। आगे हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष की हम बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष अधिकांशतः वृद्धा अवस्था में होने वाला एक रोग होता है। जैसा कि बच्चों हम अभी निकट दृष्टि और दूर दृष्टि की बात कर रहे थे, जिसमें एक में हम दूर को वस्तु साफ नहीं देख सकते, एक में हम पास की वस्तु साफ नहीं देख सकते। लेकिन बच्चों जरा दृष्टि दोष वह रोग होता है जिसमें व्यक्ति न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है और न ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। जब दोनों तरफ की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती हैं तो ऐसे ही रोग को हम जरा दृष्टि दोष के नाम से हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता का कम हो जाना, समंजन क्षमता जो होती है आंख की उसका कम हो जाना। निवारण बच्चों हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि बच्चों हम कह रहे थे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहां पर दोनों रोग एक साथ हो रहे हैं इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है कि एक ऐसा चश्मा के जो कांच है उसमें वह उत्तल भी लगा हो लेंस और उसमें अवतल भी लगा हो। इसके लिए हम कहेंगे कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं वर्णांधता की। बच्चों वर्णांधता की हम बात करते हैं तो यह एक अनुवंशिकी रोग होता है। और पहले तो देखिए वर्णांधता होता क्या है। अनुवंशिकी रोग जो हम बात कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह जाता रहता है। माता पिता में हो तो 110% चांस बनते हैं कि वह रोग उनके बच्चों में भी होता है। ऐसे रोग को हम अनुवंशिकी रोग कहते हैं। बच्चों ये जो आंखें होती हैं इन आंखों में हम बात करते हैं कुछ शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु कोशिकाएं। ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं इन शंकु कोशिकाओं में कुछ पिगमेंट भरे हुए होते हैं, कुछ रंजक भरे हुए होते हैं। ये जो रंजक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए संवेदनशील होते हैं। उन रंगों को ये पहचानने का कार्य करते हैं। इन रंगों में हम बात करते हैं जैसे एक प्रमुख रंजक जिसे हम इरिथ्रोलेब के नाम से जानते हैं, एक प्रमुख रंजक जिसे हम साइनोलेब के नाम से जानते हैं, एक प्रमुख रंजक जिसे हम क्लोरोलेब के नाम से हम जानते हैं। है तो रंजक कहीं पर तीन मुख्य प्रकार के रंजक आंखों की शंकु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब होता क्या है बच्चों, ये जो रंजक होते हैं जब इन रंजकों की कमी हो जाती है, इसमें से हर एक रंजक जो है ये मुख्य कलर को रंग को पहचानने के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे ये जो इरिथ्रोलेब होता है ये लाल रंग के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साइनोलेब जो है ये नीले रंग के प्रति संवेदनशील होता है, क्लोरोलेब जो है ये हरे रंग के प्रकाश को पहचानने के लिए क्या होता है, संवेदनशील होता है। अब होता क्या है, इस रोग में मान लीजिए इरिथ्रोलेब रंजक की कमी हो गई तो वह व्यक्ति लाल रंग को नहीं पहचान पाएगा। यदि बच्चों साइनोलेब की कमी हो गई तो वह नीले रंग को नहीं पहचान पाएगा। यदि बच्चों क्लोरोलेब की कमी हो गई तो वह व्यक्ति हरे रंग को नहीं पहचान पाएगा। इस प्रकार से रंगों को पहचानने की क्षमता जिन आंखों में नहीं है, जिस व्यक्तियों में नहीं है, उसे ही हम जिस नाम से जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, वर्णांधता। बच्चों वर्णांधता जो है यह तीन प्रकार की होती है। किसी को लाल रंग की वर्णांधता जिसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं, किसी को हरे रंग की वर्णांधता जिसे हम ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं, किसी को नीले रंग की वर्णांधता जिसे हम ट्राइटोनोपिया कहते हैं। परंतु
मुख्य रूप से वर्णांतता दो ही प्रकार की होती है, एक लाल और एक हरे। नीले की भी होती है पर बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए अक्सर किताबों में लिखा रहता है कि वर्णांतता दो ही रंग की है। कौन कौन से दो रंग की? लाल रंग की और हरे रंग की। तो इसीलिए वर्णांतता में हमें इन दो रंगों को ही बताना है कि ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णांतता कहते हैं। कारण की हम बात करते हैं, अभी मैंने कहा कि आंखों की शंकु कोशिकाओं में रंजकों की क्या हो जाती है? कमी। रंजक याद आए तो लिखना है, नहीं याद आए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगला नाम जिसे कहा जाता है दृष्टि विषम। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, निवारण नहीं करना। अनुवंशिकी रोगों का कोई निवारण नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक प्रकार की थेरेपी वगैरह जिसमें हम जीन को अलग करना, जीन को ट्रांसप्लांट करना, नए जीन फिट करना, डीएनए की तकनीक, बहुत महंगी तकनीकें होती हैं और सामान्यतः जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका कोई विशेष एक निवारण नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य की हम बात करते हैं तो ये आंखों का ही एक रोग होता है और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता है। कारण क्या है इसका? कि जो कार्निया होता है वह पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। आंखों के अंदर कॉर्निया कॉर्निया जो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, गोल नहीं होने के कारण उस व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य रोग होता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस की वजह से वो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दिशा में सही देख सकता है। तो कुछ इस प्रकार की फ्रेमिंग के द्वारा ही आपको यह रोग बताना है कि मानव के नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके कारण क्या है, उनका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15 नंबर का है प्रश्न है हमारा, श्वसन क्या होता है? मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन क्या होता है? श्वसन क्रिया को समझाना है, पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सामान्यतः हम बात करते हैं जीवों का एक सर्व प्रमुख गुण या एक प्रमुख जैविक क्रिया होती है जिसे हम श्वसन कहते हैं। इस श्वसन के दौरान ही जो जीव हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करते हैं। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करना वास्तव में क्या कहलाता है? श्वसन। और जब वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो वही जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। भोज्य पदार्थ मतलब हम जो भी भोजन लेते हैं, जितना भी भोजन हमने किया है वो सभी पाचन होने के बाद ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और बच्चों हम देखते हैं कोशिकाओं का एक प्रमुख ऑर्गन जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना ही, या हम यूं कहें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना ही वास्तव में क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो पहले आपको यहां पर श्वसन के बारे में बताना है। मेरा आपसे पूछा है श्वसन क्रिया को समझाइए। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर श्वसन अंगों के बारे में बात नहीं कही है। आपको ऐसा नहीं बताना है कि नाक होता है, नाक के बाद नासा मार्ग होता है, फिर लैरिंक्स या स्वर यंत्र होता है, फेफड़े होते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, इनका वर्णन नहीं करना है। आपसे पूछा यह गया है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों हमने पढ़ा है श्वसन की जो प्रक्रिया है यह 4 प्रकार की होती है। पूरी प्रक्रिया 4 प्रकार की, उसमें से पहले को हम नाम देते हैं बाह्य श्वसन। क्लास में बताया है, पहले बाह्य श्वसन के बारे में बताना है। सिंपल सी परिभाषा बनती है इसके, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर वायुमंडल में त्याग कर देना ही वास्तव में क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? जो बाह्य श्वसन है यह 2 प्रकार का होता है, उसमें से एक को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास और एक को हम कहते हैं गैसों का विनिमय। यानी कि जो बाह्य श्वसन है इसको भी हम 2 अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास, एक को हम कहते हैं गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास का अर्थ भी क्या हो गया है? वही सबसे पहले डायफ्राम सिकुड़ता है, डायफ्राम सिकुड़ने से पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं, इससे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन गैस आकर समाहित हो जाती है, इस क्रिया को हम निश्वसन कहते हैं। उसके बाद जो डायफ्राम वापस से शिथिल हो जाता है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इस क्रिया को हम निश्वसन या उच्छ्वास हम कहते हैं। वही 2 क्रिया हमें बताना है। गैसों के विनिमय के बारे में हमने लिखा है कि फेफड़ों का जो अंतिम सिरा होता है जिसे हम एल्वियोलाई
एल्वियोलाई कहते हैं। उस फेफड़ों के अंतिम सिरे एल्वियोलाई में ही हम देखते हैं कि गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वह आरबीसी में पहुंचाई जाती है और आरबीसी की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह एल्वियोलाई में पहुंचती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, उनका एक्सचेंज होना ही वास्तव में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। ये आपको इस प्रकार से बताना है, ये एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया की हम बात करते हैं बच्चों, गैसों का परिवहन। गैसों के परिवहन में हमने पढ़ा है कि हमारे रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है, यह आरबीसी ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का परिवहन करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पदार्थों के पाचन की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप या अन्य जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में अपशिष्ट का निर्माण भी होता है। इन अपशिष्टों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कुछ मात्रा को फेफड़ों तक लाने का काम जो है वह आरबीसी के द्वारा भी किया जाता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर भी पहुंचती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी होती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक आना और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आरबीसी को मिली है उस ऑक्सीजन का संपूर्ण शरीर में पहुंचना ही क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन कहलाता है। यह होती है दूसरी क्रिया। आगे हम देखें, अगला नाम है आंतरिक श्वसन। अब बच्चों, जो ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दी गई हैं, अब उन अंगों के ऊतकों के द्वारा क्या किया जाता है, उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है। तो उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन को किससे कौन ग्रहण कर रहा है, ऊतक या टिश्यू ग्रहण कर रहे हैं और ऊतक या टिश्यू के बाद ही अब यह ऑक्सीजन पहुंचती है कोशिका पे, कोशिका पर, क्योंकि कोशिकाओं का समूह ही ऊतक होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ही क्या होती है, कोशिका। तो जब ऊतक के पास ऑक्सीजन आ गए, अब ऊतक से कहां पर जाएगी, कोशिका में, और कोशिका के अंदर ऑलरेडी भोज्य पदार्थ ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब बस आवश्यकता है ग्लूकोज को तोड़ने की। तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, ग्लूकोज जो है यह ऑक्सीजन के द्वारा ही टूटेगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब होता क्या है अगली क्रिया, जिसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से हम जानते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है बच्चों, ये आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो कोशिकीय श्वसन है यह दो प्रकार का होता है। उसमें से एक को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन और एक को हम कहते हैं अनाक्सी श्वसन। ध्यान रखना, वह श्वसन जो कोशिकाओं के द्वारा होता है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे दो भागों में हम बांटते हैं, एक को हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रश्न बच्चों स्पेशल ये भी आ सकता है 6 नंबर में, ये ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए, आया हुआ भी प्रश्न है। परंतु चूंकि अभी हम यहां पर श्वसन प्रक्रिया के हिसाब से लिख रहे हैं तो इतना पूरा आपको ऑक्सी और अनाक्सी के बारे में नहीं बताना है। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको बताना है कुछ फैक्ट ऑक्सी श्वसन के, कुछ फैक्ट अनाक्सी श्वसन के। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं होती है, यह एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। यानी कि भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम जब एंजाइम करते हैं तो इसे हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है बच्चों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि अनाक्सी श्वसन की जो क्रिया है यह कोशिका द्रव्य में क्या होती है, संपन्न होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है अपशिष्ट के रूप में। लेकिन बच्चों यहां पर हम बात करते हैं अनाक्सी श्वसन में, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है पर साथ ही साथ एथिल अल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है, अनाक्सी श्वसन में किसी प्रकार का कोई क्रेब्स चक्र नहीं चलता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, इसलिए लगभग 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। शुद्ध तो 36 है पर कुल ऊर्जा 38 एटीपी होती है। उसी प्रकार से अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा भी कम बनती है। लगभग 4 एटीपी ऊर्जा बनती है, शुद्ध रूप से 2 ही एटीपी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार से आपको ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के बारे में बताना है। क्लियर है। जितने पॉइंट परीक्षा में शब्द सीमा के अंतर्गत याद आ जाए उतने पॉइंट में आपको बताकर अपना आंसर कंप्लीट करना है। समझ गए बच्चों। 15 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है कि पहले श्वसन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है,
फिर आपको श्वसन क्रिया के बारे में बताना है और श्वसन क्रिया कितने पदों में होती है, 4 पदों में होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अगला 15 नंबर का प्रश्न। ये गणित का प्रश्न है, ये भी आपसे बन जाए तो बनेगा, नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से, ये भी गणित के ही प्रश्न है जो आपने बना लिए होंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, अम्ल क्षार एवं लवण को परिभाषित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इनके उपयोग को बताइए। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार एवं लवण को परिभाषित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इनके उपयोग बताइए। बच्चों, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है जिसके अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हमें अम्ल के बारे में बताना है कि अम्ल होता क्या है, दैनिक जीवन में हम उसके उपयोग कहां कहां पर करते हैं। उसी प्रकार से फिर हमें भस्म के बारे में बताना है, क्षार के बारे में बताना है, दैनिक जीवन में उसके उपयोग को बताना है। फिर हमें लवण के बारे में बताते हुए उसके उपयोग हमें बताना है। बहुत ही सिंपल फ्रेमिंग है इस प्रश्न की। तो देखें, यदि हम बात करते हैं अम्ल की, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, हम क्या क्या पॉइंट इसके अंतर्गत बता सकते हैं, मुख्य मुख्य। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यहां पर ये बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, ये पीएच मान लिखा हुआ है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका पीएच मान जो है यह 7 से कम होता है। साथ ही साथ अम्लों की विशेषता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अच्छे अम्ल जो हैं यह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यह सबसे पहले हमें इस प्रकार से अम्लों को परिभाषित करना है। ये मुख्य मुख्य की पॉइंट हैं जो आपको बताना ही है उसके बारे में कि अम्ल ये होता है। क्लियर। उसके बाद हम बता सकते हैं कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रा अम्ल। जैसा कि मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो, इस प्रकार के अम्लों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी और हाइड्रा अम्ल हम कहते हैं। आगे हम देखें इन अम्लों का हम कहां कहां पर उपयोग करते हैं। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, उसमें से बच्चों एक को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कम से कम सल्फ्यूरिक अम्ल के आपको 2 उपयोग तो बताना ही बताना है। पेट्रोलियम हम शोधन की बात करते हैं, हम कारखानों की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने की हम बात करते हैं, तो इन सब जगहों पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरिया बनाने में हम बात करते हैं, विस्फोटक बनाने में हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, अगला जो अम्ल है इसे कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग आपको बताना है, उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एसिटिक अम्ल के बारे में आपको बताना है, खट्टे खाद्य पदार्थों को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आपको बताना है, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं। फार्मिक अम्ल के बारे में आप बता सकते हो कि चींटियों को भगाने के लिए विषरोधी दवाइयां बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। पहले अम्ल बताएंगे, अम्लों के प्रकार और कुछ अम्लों, अब जरूरी नहीं कि इन पांचों के पांचों का आप लिखो, शब्द सीमा में जो आपको परीक्षा में याद आ जाए उनके बारे में आपको बताना है। कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई भी अम्ल जो आपको बहुत पसंद हो आप उसके बारे में बता सकते हो। क्लियर है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दूसरा, क्षार, भस्म या क्षारक। देखें, क्षार को बताने से पहले जरूरी है कि हमें भस्म के बारे में पता होना चाहिए। चीज एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जल में विलय और अविलयता के आधार पर कुछ पदार्थों को हम क्षार कहते हैं, कुछ को हम क्षारक कहते हैं। दोनों को समान रूप से हम भस्म के नाम से हम जानते हैं। तो देखें, भस्म जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। कुछ भस्म जो जल में विलय होते हैं और वास्तव में जो जल में विलय होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, क्षार हम कहते हैं। आप सीधे यहीं से बता सकते हो क्षार की परिभाषा कि क्षार या बेस होते क्या हैं। तो जैसे बच्चों अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे थे, खट्टे, उसी प्रकार से क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू जो है ये 7 से क्या होती है, ज्यादा। वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, या लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। बच्चे इस जगह पर बहुत गलती करते हैं। अच्छे क्षार जो हैं वह भी विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रबल सुचालक होते हैं। यहां पर बच्चे अंतर लिखने में ये सोचते हैं कि अम्ल सुचालक है तो क्षार कुचालक होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे अम्ल भी विद्युत के सुचालक हैं, अच्छे क्षार भी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आगे देखें,
कुछ जो जल में विलय जो भस्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जो भस्म जल में अविलय होते हैं इनका अर्थ सिर्फ इतना सा ही है कि यह भी क्षारकों जैसे ही गुण रखते हैं जो गुण अपन ने ऊपर पढ़े हैं, बस फर्क यह है कि ये जल में विलय नहीं होते हैं। इस कारण से हम इन्हें क्षार न कहते हुए इन्हें हम क्षारक कहते हैं। जिसके लिखा हुआ है जल में अविलय भस्म, यह अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं परंतु क्षारों के अन्य गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये पूरी ऐसी परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधे यहां पर क्षार की ही परिभाषा बताओ। यदि आपको भस्म की परिभाषा जल में विलय अविलय याद आता है तो ही बताना, नहीं तो आप सीधे क्षार के बारे में बता सकते हो। बच्चों उसके बाद हम दैनिक जीवन में क्षारों के प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम घरों को बनाने में भी हम कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम प्लास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं तो सोडा बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोडा कपड़े धोने का सोडा वगैरह हम बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं तो पेट की अम्लता को दूर करने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विषरोधी जो एंटीडोट होते हैं उनको बनाने में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी हम बात करते हैं तो आप इसके प्रयोग बता सकते हो। वही बात, जिसके प्रयोग आपको पता है वो प्रयोग आपको एक दो जो है परीक्षा में बताना है। क्लियर? जैसे आपने अम्लों के प्रयोग के बारे में बताया था। आगे हम बात करते हैं तीसरा, लवण। तो बच्चों लवण क्या होता है? लवण का अर्थ यहां पर यह है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक कोई अम्ल और एक जो क्षार है जब वो अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा जो यौगिक होता है उसे हम लवण कहते हैं। कोई भी एक अम्ल हम ले सकते हैं, मान लीजिए ये एक अम्ल हम ले लेते हैं HCl। किसी भी हम क्षार की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, जब ये आपस में क्रिया करते हैं बच्चों तो Na तो है ये Cl के साथ जुड़ जाता है तो ये तो क्या बना लेता है, NaCl। परंतु ये एक H, ये एक H और ये O जब मिलता है तो ये बनाता है पानी। तो हमारी परिभाषा भी क्या हो गई है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक जो है उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कि NaCl क्या बन गया है, लवण बन गया है। तो सबसे पहले हमें लवण की परिभाषा बताना है कि अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। कुछ लवण के उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे एक प्रमुख लवण जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे हम बात करते हैं जो साधारण नमक या खाने का जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। आगे हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगला सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की यदि हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का लवण होता है जिसका प्रयोग जो है हम कपड़े धोने में करते हैं। दोनों नाम भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आते हैं। खाने का सोडा कौन है, कपड़े धोने का सोडा कौन है? तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे पोटाश एलम या फिटकरी की हम बात करते हैं। पोटाश एलम उसका रासायनिक नाम है। फिटकरी की हम बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमाने में कई बार हम देखते हैं शेविंग करते हुए या अन्य किसी कारणों से हमें चोट लग जाती है तो हम वहां पर फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि फिटकरी अपने गुण के कारण रक्त का थक्का जमा देती है। और फिटकरी का उपयोग जो है हम जल को शुद्ध करने में भी करते हैं। अगला लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक बनाने में, अन्य कई प्रकार से इसका उपयोग भी किया जाता है। तो यह होते हैं कुछ लवण जिसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। तो इस प्रकार से कंटेंट बाय कंटेंट जमाते हुए आपको यह 15 नंबर का प्रश्न लिखना है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से यह होता है विज्ञान का टेस्ट डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ बायो के प्रश्नों को, कुछ हमने फिजिक्स के प्रश्नों को और कुछ हमने रसायन के प्रश्न जो कि आने की संभावना है और कुछ प्रश्न ऐसे जो आए हुए हैं उनको किस प्रकार से लिखना है, कैसे उनमें कंटेंट अपने को बताना है, उनकी फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, उस प्रकार से हमने लिखा है। एक विशेष बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी प्रकार का निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि 15 नंबर का प्रश्न आया और आप यहाँ पर अच्छा निष्कर्ष चिपका दो कि बहुत बढ़िया अम्ल है, बहुत बढ़िया क्षार है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं इनका उपयोग इतनी जगह किया जाता है, हमको तो पता भी नहीं था, हमको तो ये चाहिए कि इनका उपयोग ऐसे करना चाहिए। ऐसी कोई बकवास बातें आपको नहीं लिखना है, न ही फिजिक्स में लिखना है, क्योंकि ये सभी जो नियम है विशेष प्रकार के निष्कर्ष के बाद ही बने हुए हैं। इसलिए अपने माइंड से यहाँ कोई निष्कर्ष आपको नहीं बताना है। हाँ,
बायो के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम निष्कर्ष बता सकते हैं सामान्य तौर पर, जैसे हम लेमार्किज्म की हम बात करते हैं, डार्विनिज्म की यदि हम बात करते हैं, जैव विकास की हम बात करते हैं, तो इनमें हम अपनी दृष्टि से कुछ निष्कर्ष बता सकते हैं, बाकी वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रखिए स्पष्ट रूप से, गणित वाले प्रश्नों में, बायो वालों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों में निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। आपसे जितना पूछे उतना ही आपको लिखना है और बिल्कुल सजाकर। जहां पर डायग्राम लगे वहां पर आप डायग्राम भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया मलेरिया 3 नंबर है मान लो, और आप लिखो कि मलेरिया जो रोग है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और आप वहां पर आप प्लाज्मोडियम का भी छोटा सा चित्र बनाओ ने मच्छर का भी चित्र बनाओ, तो ये कोई उचित आंसर नहीं होता है आपका। क्लियर है? लंग्स पूछे तो लंग्स में आप थोड़ा सा लंग्स के बारे में बता सकते हो। इस प्रकार से प्रश्न को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ डायग्राम नहीं बनाना है, तो आप डायग्राम का भी उपयोग कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो आप अपना कंटेंट इस प्रकार से मिला लीजिए, कोशिश करिए कि हमें इसी प्रकार से ही आंसर लिखे ताकि अधिक से अधिक मार्किंग आपकी एग्जाम में हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।